रेशम किस प्रकार के जीव से प्राप्त किया जाता है? कीट, बकरा, भेड़, तितली। कीट। बॉम्बैक्स मोरी रेशम कीट का प्रकार है जिसका पालन रेशम कीट के उत्पादन के लिए किया जाता है। घरेलू रेशम कीट प्रजनन के लिए काफ़ी हद तक मनुष्यों पर निर्भर होते हैं, इसलिए चयनात्मक प्रजनन रेशम की अच्छी गुणवत्ता के उत्पादन में सहायता करता है। यह प्राथमिक कीट है और रेशम के उत्पादन के लिए सबसे किफ़ायती कीटों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सा रेशा फाइबर जानवरों से प्राप्त किया जाता है? ऊन, नायलॉन, कपास, जूट। ऊन। कपड़ा बनाने के लिए बनाया गया धागा या सूत रेशों से बनाया जाता है। रेशे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं। सजीवों से प्राप्त रेशे प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं और रसायनों से संश्लेषित रेशों को रेशे संश्लेषित कहा जाता है। ऊन, कपास, जूट और रेशम प्राकृतिक रेशों के उदाहरण हैं। प्राकृतिक रेशों में ऊन और रेशम जैसे रेशे जानवरों से प्राप्त होते हैं, जबकि जूट और कपास पौधों से प्राप्त होते हैं। फर वाले जानवरों से ऊन प्राप्त की जाती है, उदाहरण के लिए बकरी, भेड़, यार्क। यह एक ऐसा कपड़ा होता है जिसका उपयोग सर्दी के मौसम में ऊनी कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम टसर रेशम कहलाता है। गौसमिर रेशम, मूंगा रेशम, अहिंसा रेशम। गौसमिर रेशम। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम प्रोटीन फाइबर है जो मकड़ियों द्वारा काता जाता है। इसे गौसमीर के नाम से भी जाना जाता है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम एक अत्यंत मजबूत पदार्थ है और वजन के आधार पर स्टील से अधिक मजबूत होती है। इसे गौसमीर के रूप में भी जाना जाता है। यह मकड़ियों द्वारा काता गया प्रोटीन फाइबर है। इसकी मांग और अनुपलब्धता के कारण इसने होली ग्रेल उपनाम भी हासिल कर लिया है। यह रेशम मकड़ी की ग्रंथियों से आता है और लचीला और हल्का दोनों है। एक मकड़ी के लिए इस फाइबर का उपयोग अपने शिकार को पकड़ने के लिए किया जाता है, कूदते समय जीवन रेखा के रूप में कार्य करता है और अपने अंडे को घोंसला बनाने का स्थान देता है। जहाँ तक मानवीय पक्ष का संबंध है, रेशम का उपयोग बुलेट प्रूफ कपड़े, मोटर वाहनों पर जंग रहित पैनल, चिकित्सा उपयोगी धागा आदि बनाने में किया जाता है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम, जिसे गौसमिर भी कहा जाता है, मकड़ियों द्वारा काता गया प्रोटीन फाइबर है। समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन, आर्गन, ब्रोमीन, क्लोरीन। आयोडीन। एशियाई आहार में समुद्री शैवाल एक बुनियादी भोजन है। कार्यात्मक और स्वस्थ खाद्य पदार्थों की खोज ने यूरोप और अमेरिका में समुद्री शैवाल की खपत में वृद्धि की है। समुद्री शैवाल आयोडीन जैसे आवश्यक तत्वों का एक स्रोत है। हालांकि आयोडीन का उच्च सेवन स्तर मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। समुद्री शैवाल एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग समुद्री पौधों और शैवाल की कई प्रजातियों के लिए किया जाता है जो समुद्र के साथ साथ नदियों, झीलों और अन्य जल निकायों में उगते हैं। समुद्री शैवाल को तेजी से जैव ईंधन के उत्पादन के लिए एक आशाजनक फीड स्टॉक के रूप में देखा जा रहा है। समुद्री शैवाल की प्रजातियां जैसे चीनी केल्प में उच्च कार्बोहाइड्रेट और कम लिग्निन सामग्री होती है जो बायोएथेनॉल बनाने के लिए एकदम सही है। समुद्री शैवाल भी टिकाऊ होते हैं और उन्हें उगाने के लिए केवल सूरज और समुद्र की ज़रूरत होती है और भूमि फसलों के साथ उनकी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। समुद्री शैवाल को सूखे या ताज़ा रूप में जैव उर्वरक के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह पौधों में जैव रासायनिक घटकों जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, आहार, फाइबर आदि को बढ़ाने में मदद करता है। समुद्री शैवाल पौधों के पोषण के लिए आवश्यक सूक्ष्म और स्थूल तत्वों का भी एक अच्छा स्रोत है। चीन विश्व में खाद्य समुद्री शैवाल का सबसे बड़ा उत्पादक है। समुद्री शैवाल का वैश्विक उत्पादन लगभग 33 मिलियन टन है। इसका आधा चीन से आता है और शेष अधिकांश इंडोनेशिया और फिलीपींस से आता है। भारत लगभग 20,000 टन का उत्पादन करता है। समुद्री शैवाल क्या है? यह समुद्री शैवाल और पौधों की कई प्रजातियों को दिया गया नाम है। ये प्रजातियां नदियों, समुद्रों और महासागरों जैसे जल निकायों में बढ़ती हैं। समुद्री शैवाल की खेती और कटाई की प्रथा को समुद्री शैवाल की खेती के रूप में जाना जाता है। भारत में समुद्री शैवाल की प्रजातियां। भारत में व्यावसायिक रूप से शोषित समुद्री शैवाल की प्रजातियों में मुख्य रूप से शामिल है कशपा फाइकस अल्वारेजी, ग्रेसिलेरिया एडुलिस,
जेलिडिएला एसिरोसा, सरगसुम spp, टर्बिनेरिया spp। समुद्री शैवाल की खेती के उपयोग। वे विटामिन और खनिजों से भरपूर होते हैं और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भोजन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग फाइटोकेमिकल्स के उत्पादन के लिए किया जाता है, जैसे अगर कैरेजेनन और एल्गिनेट। इन फाइटोकेमिकल्स का व्यापक रूप से भोजन, कन्फेक्शनरी, फार्मास्यूटिकल आदि के कई उद्योगों में गैलिंग, स्थिरीकरण और गाढ़ा करने वाले एजेंटों के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा उनका उपयोग पॉलीसेकेराइड उर्वरक के उत्पादन के लिए किया जाता है। उनका उपयोग उच्च मूल्य वाले उत्पादों जैसे कि न्यूट्रास्यूटिकल्स और कॉस्मेस्यूटिकल्स में भी किया जाता है, जो विभिन्न जीवन शैली रोगों के खिलाफ उपयोग के लिए होता है। मोती निकाला जाता है झींगा, पीला, टूना या सीप से। पर्ल एक शानदार वस्तु है जो समुद्री सीपों और ताजे पानी के मोलस्कों के नरम ऊतक के भीतर उत्पन्न होती है। यह प्राकृतिक रक्षा प्रणाली के खिलाफ बनता है, जो एक परजीवी के रूप में एक अड़चन है, जो उनके खोल में प्रवेश करने या उनके नरम शरीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। एक प्राकृतिक मोती एक सीप के खेल के अंदर अपना जीवन शुरू करता है, जब एक घुसपैठिया जैसे कि रेत का एक दाना या थोड़ा सा तैरने वाला भोजन सीप के दो खेलों में से एक के बीच में फिसल जाता है। एक प्रकार का मोलस्क और सुरक्षात्मक परत जो मोलस्क के अंगों को ढकती है, आवरण मेंटल कहलाती है। सुसंस्कृत मोती उसी तरह से बनाए जाते हैं। एकमात्र अंतर यह है कि आकस्मिक परिस्थितियों के बजाय एक मोती किसान रेत के एक दाने को मोलस्क में जोड़ता है। आरागिनाइट और कॉन्चियोलिन अपनी कोशिका बनाते हैं और धीरे धीरे सीप और मोलस्क में परतों में स्रावित होते हैं। यह एक ऐसी सामग्री बनाता है जिसे नेक्रे या मोती की मां कहा जाता है, जो इस प्रकोपक को दूर करती है और जीव को इससे बचाती है। मोती में जितनी अधिक और पतली परतें होती हैं, उतना ही अच्छा होता है। एक मोती के अद्वितीय गुण उसकी परतों से अपवर्तन, प्रतिबिंब और प्रकाश के विवर्तन पर निर्भर करते हैं। निम्न पर विचार कीजिए। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, बिलियाती बबूल, स्पाइरुलाइना, लैक्टोबैसिलस प्लांटेरम। उपरोक्त में से किसका उपयोग संभावित जैव ऊर्जा फीड स्टॉक के रूप में किया जा सकता है? प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा और स्पाइरुलाइना का उपयोग संभावित जैव ऊर्जा फीड स्टॉक के रूप में किया जा सकता है। जैव ईंधन नवीकरणीय और सतत जैव ईंधनों का उत्पादन जीवाश्म ईंधन के अवक्षय का एक समाधान है। महत्वपूर्ण रूप से लिग्नोसेलुलोसिक अपशिष्ट की सतत जैव परिष्करणी एक वैकल्पिक ईंधन स्रोत है। यह पराली जलाने से जैसी कई कृषि वानिकी अवशेषों की समस्याओं से निपटने के लिए एक भविष्य सूचक दृष्टिकोण है। यह चक्रीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ पर्यावरणीय लाभ प्रदान करता है। गन्ने की खोई, बेरी अपशिष्ट, जैट्रोफा के बीज, सूरजमुखी का भूसा, ज्वार का तना, चावल का भूसा अपशिष्ट, आड़ू का गूदा, गेहूं का भूसा और मकई की कड़नी स्टोवर जैसी विभिन्न लिग्नोसेलुलोसिक जैव मात्रा जैव ईंधन के प्रभावी उत्पादन में सहायता कर सकती है। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। हाल ही में जी गायत्री और किरण बाबू उप्पुलूरी ने प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा की फलियों को एक संभावित जैव ऊर्जा फीड स्टॉक के रूप में व्यापक रूप से अभिलक्षणित किया था। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा पादप शुष्कता के प्रति सहिष्णु है। यह एक ऊर्जा भंडार के रूप में लेगुमिनोसी कुल का क्लांतिनत शाखाओं वाला एक सदाबहार वृक्ष है। पीजे फलियां मूल रूप से विश्व के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया जैसे कई देशों में पीजे पादपों को उगाया जाता है। पीजे पादपों में लचीली शाखाएं होती हैं। इसमें हरे भूरे रंग का मुड़ा हुआ तना और कठोर फल भित्ति के साथ घुमावदार बहुबीज फलियां होती है और ये चपटे होते हैं। पीजे पादप अत्यधिक कठोर और खराब मृदा पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। यह अपरदन को नियंत्रित करता है, मृदा की उर्वरता में सुधार करता है और शुष्क क्षेत्रों में मृदा की लवणता को कम करता है।
स्पाइरुलाइना स्पाइरुलाइना साइनोबैक्टीरिया की एक जैव मात्रा है जिसे मनुष्य और जंतु खा सकते हैं। स्पाइरुलाइना एक खाद्य योग्य सूक्ष्म शैवाल है और कई कृषि महत्वपूर्ण जंतु प्रजातियों के लिए एक अत्यधिक पौष्टिक संभावित चारा संसाधन है। शोध के निष्कर्षों ने स्पाइरुलाइना को जंतु वृद्धि, उर्वरता, सौंदर्य और पोषण संबंधी उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार से जोड़ा है। स्पाइरुलाइना के सेवन को जंतु स्वास्थ्य में सुधार से भी जोड़ा गया है। स्पाइरुलाइना सतत और जीवनक्षम खाद्य सुरक्षा भविष्य के लिए जंतु उत्पादकता में सुधार के एक लागत प्रभावी साधन के रूप में उभर रहा है। लैक्टोबैसिलस प्लांटेरम JBC5 यह दुग्ध उत्पाद से विकसित अगली पीढ़ी का प्रोबायोटिक जीवाणु है। यह प्रोबायोटिक जीवाणु दीर्घायु और स्वस्थ वयोवृद्धि में सुधार करता है। यह प्रतिऑक्सीकारक, सहज प्रतिरक्षा और सीरोटोनिन संकेतन मार्ग को नियंत्रित करता है। मूंगा सिल्क किस कीट से प्राप्त होता है? फिलोसामिया रिसिनी, एंथेरिया असामा, एंथेरिया पैफिया, बॉम्बिक्स मोरी, एंथेरिया असामा। एंथेरिया असामा एक कीट है जो ऑर्थोपोडा संघ से संबंधित है। यह रेशम का कीड़ा है जिसमें हमें मूंगा रेशम प्राप्त होता है। पर्यावास यह असम और पूर्वोत्तर भारत के अन्य भागों के लिए स्थानिक है। यह प्रकृति में बहुप्रजक है अर्थात इनकी एक वर्ष में 5-6 पीढ़ियाँ होती हैं। ये रेशम कीट ज़्यादातर जंगली या स्वपालतू होते हैं। वे मुख्य रूप से 2 पौधों पर भोजन करते हैं, सोम पर्सिया बॉम्बिसिना और सोआलू लिट्सिया मोनोपेटाला। मूंगा रेशम को इसकी प्राकृतिक सुनहरी चमक के कारण सुनहरा रेशम के रूप में भी जाना जाता है। यह अपने प्राकृतिक सुनहरे रंग, महीन चमक के कारण सबसे महंगा रेशम है जो उम्र और इसकी दीर्घायु के साथ बढ़ता जाता है। फिलोसेमिया बिकिनी यह ईरी रेशम कीट है जो अरंडी रिकिनस कम्युनिस के पौधों पर फीड करता है और ईरी रेशम उपज करता है। एंथेरिया पफिया यह भारतीय तसर रेशम कीट है जो हमें तसर रेशम देता है। बॉम्बिक्स मोरी यह शहतूत रेशम कीट है जिसकी खेती शहतूत के पत्तों पर की जाती है। नीले हरे शैवाल की कुछ प्रजातियों की कौन सी विशेषता उन्हें जैव उर्वरकों के रूप में बढ़ावा देने में मदद करती है? वे वायुमंडलीय मीथेन को अमोनिया में परिवर्तित करते हैं जिसे फसल के पौधे आसानी से अवशोषित कर सकते हैं, या वे फसल के पौधे को एंजाइम उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदलने में मदद करते हैं। उनके पास वायुमंडलीय नाइट्रोजन को एक ऐसे रूप में परिवर्तित करने का तंत्र है जिसे फसल के पौधे आसानी से अवशोषित कर सकते हैं। वे बड़ी मात्रा में मिट्टी के नाइट्रेट को अवशोषित करने के लिए फसल के पौधे की जड़ों को प्रेरित करते हैं। उनके पास वायुमंडलीय नाइट्रोजन को एक ऐसे रूप में परिवर्तित करने का तंत्र है जिसे फसल के पौधे आसानी से अवशोषित कर सकते हैं। जैव उर्वरक के रूप में नीला हरा शैवाल साइनोबैक्टीरिया की मुक्त जीवित और सहजीवी दोनों प्रजातियों को हवा से नाइट्रोजन को ठीक करने के लिए जाना जाता है, जैसे अनाबेना, नोस्टॉक, ओलोसीरा, टॉलीपॉथ्रिक्स आदि। ओलोसीरा यह सबसे अधिक सक्रिय नाइट्रोजन फिक्सिंग नीला हरा शैवाल है। नोस्टॉक यह चावल की फसलों को नाइट्रोजन प्रदान करने के लिए जाना जाता है। अनाबेना एजोला यह एजोला वाटर फर्न के साथ सहजीवी संबंध बनाता है। जब ऐसे एजोला को धान के खेतों में उगाया जाता है तो अनाबेना द्वारा निर्धारित कुछ नाइट्रोजन धान के पानी में घुलकर चावल के पौधों के लिए उपलब्ध हो जाता है। जैव उर्वरक के रूप में माइकोराइजा यह 2 प्रकार का होता है, एंडोमाइकोराइजा और एक्टोमाइकोरिया। नाइट्रोजन निर्धारण जिस प्रक्रिया से वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित किया जाता है, जिसका उपयोग पौधों द्वारा किया जा सकता है, नाइट्रोजन निर्धारण कहलाता है। जैव उर्वरक जैविक के उर्वरक 2 प्रकार के होते हैं, खाद और जैव उर्वरक। मृदा पोषक संवर्धन के बारे में बताने वाले जीवों को जैव उर्वरक के रूप में जाना जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, नीला हरा शैवाल, माइकोराइजा, कवक। जैव उर्वरक के रूप में बैक्टीरिया।
मुक्त रहने वाले नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया उदाहरण एजोटोबैक्टीरिया, बेजेरिनकिया, क्लोस्ट्रीडियम राइजोस्फेयर। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया उदाहरण एजोस्पिरिलम। सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया उदाहरण के लिए राइजोबियम, लेग्यूमिनस पौधों की जड़ नोड्यूल्स, जैंथोमोनस अर्डिशिया के पत्ती नोड्यूल्स, एरोरिजोबियम कैसलिनोड्स, सेसपेनिया के स्टेम नोड्यूल। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक प्रतिजैविक दवा है जिसका उपयोग कई संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है। निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? जीवाणु, शैवाल, विषाणु, कवक। जीवाणु से। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटी माइकोबैक्टीरियल दवा है जिसका उपयोग तपेदिक के उपचार में किया जाता है। यह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से प्राप्त होती है। यह एक छड़ के आकार का जीवाणु है जो सामान्यतः इस प्रतिजैविक के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। सैलमन वक्समैन, अल्बर्ट शेड्स और एलिजाबेथ बुगी, 3 अमेरिकी जैव रसायन शास्त्रियों ने 1943 में स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की। यह दवा सूक्ष्मजीव की आवश्यक प्रोटीनों को संश्लेषित करने की क्षमता में हस्तक्षेप करके कार्य करती है। यह पेनिसिलिन के बाद खोजा गया पहला रोगाणुरोधी कारक था और तपेदिक के विरुद्ध पहला प्रभावी प्रतिजैविक था। इसका व्यापक रूप से उपयोग किया गया था क्योंकि यह कई प्रकार की बीमारियों के खिलाफ प्रभावी था। नतीजतन कई प्रारंभिक रूप से संवेदनशील सूक्ष्मजीवों जिनमें तपेदिक का कारण बनने वाले जीवाणु शामिल हैं ने प्रतिजैविक के लिए प्रतिरोध विकसित किया। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस ग्राम पॉजिटिव, यह अवायवीय जीवाणु की एक प्रजाति है। एक्टिनोमाइसिटालिस गण और स्ट्रेप्टोमा एक्टिनोबैक्टीरिया के समूह से संबंधित है। वे मिट्टी में उपस्थित सामान्य जीवाणु होते हैं। वे मूल परिवेश राइजोस्फीयर में पौधों की जड़ों के साथ मिलकर पाए गए हैं। मधुमक्खियाँ किस प्रकार शहद ग्रहण करती हैं? वर्मीकल्चर, एपीकल्चर, जंगल विज्ञान, रेशम के कीड़ों का पालन। एपीकल्चर से। एपीकल्चर, जिसे एपीकल्चर मधुमक्खियों को आमतौर पर शहद वाली मक्खियों को छत्तों या अन्य संरचनाओं में रखने की प्रथा है जिसका मुख्य उद्देश्य शहद उत्पादन है। लेकिन फसलों को परागित करना, विभिन्न उपयोगों के लिए मोम का उत्पादन करना, रॉयल जेली बनाना और मधुमक्खियों और पर्यावरण में उनकी भूमिका का अध्ययन करना भी इसका उद्देश्य है। यह कृषि का एक विशिष्ट रूप है जो मधुमक्खी कॉलोनियों की देखभाल, प्रजनन और प्रबंधन के लिए समर्पित है। वर्मीकल्चर प्राथमिक फोकस केंचुओं की खेती। प्रमुख पहलू केंचुआ खाद के माध्यम से मिट्टी की उर्वरता में सुधार, जैविक अपशिष्ट का अपघटन, टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन और मृदा संवर्धन तकनीक। जंगल विज्ञान प्राथमिक फोकस वनों का प्रबंधन और खेती। प्रमुख पहलू वनों की स्थापना, वृद्धि, नियंत्रण एवं कटाई। वन स्वास्थ्य और उत्पादकता सुनिश्चित करता है। लकड़ी जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण की आवश्यकताओं में संतुलन बनाए रखना। रेशम के कीड़ों का पालन प्राथमिक फोकस रेशम उत्पादन। प्रमुख पहलू रेशम उत्पादन के लिए रेशम कीटों का पालन। रेशम कीट के आहार मुख्यतः शहतूत के पत्ते का सावधानीपूर्वक प्रबंधन आवश्यक है। इसमें अंडे सेने से लेकर रेशम निष्कर्षण के लिए कोकून बनाने तक के चरण शामिल हैं। पाटनवाड़ी नस्ल की भेड़ जो अपने होजरी ऊन की गुणवत्ता के लिए जानी जाती है कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में, असम में, केरल में, गुजरात। ऊन और रेशम के रेशे पर पशुओं से प्राप्त किए जाते हैं। ऊन भेड़ या याक के ऊन बाल से प्राप्त किया जाता है। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। उनके बालों को काटकर ऊन में संसाधित किया जाता है। पाटनवाड़ी भेड़ की एक नस्ल है जो पश्चिमी भारत में पाई जाती है। पाटनवाड़ी को कच्छी काठियावाड़ी और बधियारी के नाम से भी जाना जाता है। पाटनवाड़ी भेड़
मुख्य रूप से गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों के तटीय मैदानों में पाई जाती है। पट्टनवाड़ी भेड़ें सींग रहित होती हैं। उनके कान नालीदार मध्यम आकार के, क्लांतित और अंदर की ओर मुड़े होते हैं। गर्दन छोटी होती है और यह गंदे सफ़ेद रंग के बालों के साथ ढका रहता है। भेड़ के बच्चे भूरे या गहरे रंग के होते हैं। भारत में भेड़ की महत्वपूर्ण नस्लें इस प्रकार हैं: पाटनवाड़ी गुजरात, होजरी की गुणवत्ता वाली ऊन; मारवाड़ी गुजरात, अपरिष्कृत ऊन; बाकरवाल जम्मू और कश्मीर, ऊनी शॉल; नली राजस्थान हरियाणा पंजाब, कालीन ऊन; रामपुरा बुशहर उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश, भूरी ऊन; लोही राजस्थान पंजाब, उच्च गुणवत्ता वाली कालीन ऊन। निम्न पर विचार कीजिए: खनिज, फूल वाले पौधे, विषाणु। उपरोक्त में से किसका उपयोग जैव कीटनाशकों के रूप में किया जा सकता है? तीनों का। जैव कीटनाशक एक निश्चित प्रकार के कीटनाशक हैं जो प्राकृतिक पदार्थों जैसे जंतुओं, पौधों और जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं। अतः 1, 2, 3 सही है। जैव रासायनिक कीटनाशक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जो गैर विषैले तंत्र द्वारा कीटों को नियंत्रित करते हैं। इसके विपरीत पारंपरिक कीटनाशक आमतौर पर संश्लिष्ट पदार्थ होते हैं जो सीधे कीट को मारते हैं या निष्क्रिय करते हैं। सूक्ष्म जैविक कीटनाशकों में सक्रिय संगठक के रूप में एक सूक्ष्म जीव जैसे एक जीवाणु, कवक, विषाणु या प्रोटोजोआ होता है। सूक्ष्म जैविक कीटनाशक कई अलग अलग प्रकार के कीटों को नियंत्रित कर सकते हैं। हालांकि प्रत्येक अलग अलग सक्रिय संगठक अपने लक्षित कीटों के लिए अपेक्षाकृत विशिष्ट है। उदाहरण के लिए ऐसे कवक हैं जो कुछ शैवालों को नियंत्रित करते हैं और कुछ कवक जो विशिष्ट कीटों को मारते हैं। सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले सूक्ष्म जैविक कीटनाशक बैसिलस thuringiensis या बीटी की उपप्रजातियां और नस्लें हैं। इस जीवाणु की प्रत्येक नस्ल प्रोटीन का एक अलग मिश्रण पैदा करती हैं और विशेष रूप से कीट लार्वा की एक या कुछ संबंधित प्रजातियों को मारती हैं। संयंत्र निगमित संरक्षक PIP कीटनाशक पदार्थ है जो पौधे आनुवांशिक द्रव्य से उत्पन्न करते हैं जिसे पौधे में जोड़ा गया है। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक बीटी कीटनाशक प्रोटीन के जीन ले सकते हैं और जीन को पौधे के आनुवांशिक द्रव्य में मिला सकते हैं। फिर पौधा बीटी जीवाणु के स्थान पर कीट को नष्ट करने वाले पदार्थ का निर्माण करता है। भारत में नीम के पेड़ का व्यापक रूप से जैव कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। नहकोलाइड जैसे कुछ खनिजों का उपयोग विश्व के कुछ भागों में जैव कीटनाशकों के रूप में किया जाता है। कैनोला तेल और बेकिंग सोडा के कीटनाशक अनुप्रयोग होते हैं और इन्हें जैव कीटनाशक माना जाता है। एक कीट जो शैलक पैदा करता है एपिस इंडिका है। बॉम्बेक्स मोरी, लेक्सीफेरा लक्का या डिक्टियोलोपियम कोकस। लेक्सीफेरा लक्का। लेक्सीफर लक्का को आमतौर पर भारतीय लाख कीट कहा जाता है और यह आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है और भारत में व्यापक रूप से शोषित होता है। यह एक प्रकार का शल्क कीट है जिसके शरीर के चारों ओर एक कठोर आवरण होता है जो उनके स्वयं के स्राव से बनता है। मादा आमतौर पर राल के थोक का उत्पादन करती है जो आवास की टहनी के चारों ओर एक लेप बनाती है। ये कीट परजीवी के रूप में रहते हैं और पौधे के रस का भोजन करते हैं। शैलक या लाख कुछ उदर ग्रंथियों द्वारा कीड़ों द्वारा स्त्रावित राल होती है। स्त्राव एक टहनी पर जमने के बाद शुरू होता है और टहनी के चारों ओर सख्त होने लगता है। शैलक की कुछ विशेषताओं में निम्न शामिल हैं: रंग सुनहरे रंग से लाल, बनावट कठोर भंगुर राल युक्त, गंध ठंडा होने पर गंधहीन, गर्म करने पर विशिष्ट गंध। औषधीय उपयोग दवा की गोलियों के लिए एक लेपन के रूप में। उपयोग रंगों, अपघर्षक, सीलिंग मोम, ग्लेज, नेल पॉलिश, हेयर स्प्रे और फर्नीचर पॉलिश के लिए घटक के रूप में। एपिस इंडिका एक भारतीय मधुमक्खी है जो शहद और मधुमक्खी मोम का उत्पादन करने के लिए व्यापक रूप से रोपी मधुमक्खी पालन जाती है। बॉम्बेक्स मोरी एक पालतू रेशम कीट है जिसका उपयोग रेशम उत्पादन या सेरीकल्चर में किया जाता है।
डैक्टिलोपियस कोकस एक शल्क कीट होता है जो कार्बनिक अम्ल उत्पन्न करता है, जिससे हम कार्माइन लाल रंजक प्राप्त करते हैं। कैटरपिलर रेशम कीट प्रोटीन के बने रेशे को स्रावित करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा या सेल्यूलोज प्रोटीन। कैटरपिलर रेशम के कीड़े प्रोटीन से बने फाइबर को स्रावित करते हैं जो हवा के संपर्क में आने पर सख्त हो जाते हैं और रेशम के रेशे बन जाते हैं। रेशम कीट अपने आप को रेशम के रेशों में पूरी तरह से ढक लेता है, जिसे कोकून के रूप में जाना जाता है, और फिर रेशम के रेशों को प्राप्त करने के लिए परिष्कृत किया जाता है। कोकून से रेशम निकालने के लिए निम्नलिखित चरणों को अपनाया जाना चाहिए। चरण 1, रेशम के रेशे कोकूनों के ढेर से निकाले जाते हैं। कोकूनों को या तो धूप में रखा जाता है या उबाला जाता है या भाप के संपर्क में लाया जाता है। रेशम के रेशे अलग हो जाते हैं। रेशम की रीलिंग रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून से धागे निकालने की प्रक्रिया को संदर्भित करती है। चरण 2 में रीलिंग विशेष मशीनों का उपयोग करके की जाती है जो कोकून से रेशम के धागे या रेशों को खोलती है। चरण 3 में बुनकर रेशम के धागों से रेशमी कपड़े बुनते हैं जिन्हें रेशम के रेशों से काता जाता है। रेशम कीट रेशम के पतंगों के लार्वा होते हैं जो ज़्यादातर शहतूत के पत्तों पर भोजन करते हैं। रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम बॉम्बैक्स मोरी है। अंतःप्रजनन से संबंधित गलत विकल्प का चयन कीजिए। लगातार अंतःप्रजनन जनन क्षमता को कम करता है और अंतःप्रजनन अवसाद उत्पन्न करता है। अंतःप्रजनन अवसाद को बहिःसंस्करण द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। अंतःप्रजनन आबादी से घातक युग्म विकल्पों के उन्मूलन में सहायक होता है। अंतःप्रजनन एक जंतु के शुद्ध वंशक्रम के विकास के लिए आवश्यक है। एक ही नस्ल के जंतुओं के बीच प्रजनन को अंतःप्रजनन कहा जाता है। अंतःप्रजनन में एक ही नस्ल के 6 अति संबद्ध जंतुओं को 4-6 पीढ़ियों तक प्रजनन करने की अनुमति होती है। हम अंतःप्रजनन की कुछ विशेषताओं पर विचार करते हैं। इसमें एक ही नस्ल के श्रेष्ठ नर और श्रेष्ठ मादा को जोड़े में सहवास कराया जाता है। प्राप्त संततियों का मूल्यांकन किया जाता है और श्रेष्ठ विशेषताओं वाली संततियों की पहचान की जाती है। श्रेष्ठ नर और मादा का उपयोग आगे सहवास के लिए किया जाता है। अंतःप्रजनन के लाभ। अंतःप्रजनन से समयुग्मजी जीन के समान युग्म विकल्पी वाले जंतु आबादी में वृद्धि होती है। अंतःप्रजनन हानिकारक अप्रभावी जीन को उजागर करता है और उन्हें चयन द्वारा उन्मूलित किया जा सकता है। अंतःप्रजनन के परिणाम स्वरूप जंतुओं के एक शुद्ध वंशक्रम का विकास होता है क्योंकि यह समान नस्ल के जंतुओं के बीच होता है। इसके परिणाम स्वरूप श्रेष्ठ जीन युग्म विकल्पियों का संचय और अवांछनीय जीन युग्म विकल्पियों का उन्मूलन होता है। चूँकि इस प्रक्रिया में प्रत्येक में चयन शामिल है, इससे उत्पादकता में वृद्धि होती है। अंतःप्रजनन की हानियाँ। अति संबद्ध जंतुओं के बीच निरंतर अंतःप्रजनन प्रजनन क्षमता में कमी और उत्पादकता में कमी का कारण बन सकता है। इसे अंतःप्रजनन अवसाद कहा जाता है। अंतःप्रजनन अवसाद को दूर करने की विधि। एक ही नस्ल के असंबद्ध श्रेष्ठ जंतुओं का आबादी के श्रेष्ठ जंतुओं के साथ सहवास द्वारा इसे दूर किया जा सकता है। एक ही नस्ल के जंतुओं के बीच ऐसा सहवास जिसमें 4 से 6 पीढ़ियों तक समान पूर्वज नहीं होते हैं बहिःसंस्करण कहा जाता है। बहिःसंकरण कहा जाता है। यह प्रजनन क्षमता और उत्पादकता को बहाल करने में मदद करता है।